हेलो मैं होम साइंस लर्नर। मैंने आप लोगों को पहले पार्ट में बताया था कोशिका और कोशिका के अंगों के बारे में, ठीक है। दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम्स के बारे में, डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में, ठीक है। तीसरे पार्ट में मैं आपको बताने जा रही हूँ कोशिका विभाजन। तो मैंने आप लोग को ये बताया था कि कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है। जो कोशिका का अंग होता है सेंट्रोसोम, वो कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कोशिका विभाजन जो होता है, लीवर में सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है और मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है। लेकिन 10% जो गिलियम सेल होती है उसमें कोशिका विभाजन हो जाता है। मैंने आप लोग को इतना बताया था उन 2 पार्ट में, ठीक है। तो तीसरे पार्ट में आपको ये पता है कि कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से कोशिका विभाजन होता है? 3 प्रकार से होता है। एक समसूत्री कोशिका विभाजन जिसको माइटोसिस कहते हैं, एक असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है जिसको अमाइटोसिस कहते हैं, और एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है जिसको मियोसिस कहते हैं। तो जो आपका समसूत्री कोशिका विभाजन होता है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, यानी इसमें जंतु की कोशिकाएं भी आती हैं, यानी हम लोग भी आते हैं और पेड़ पौधे भी आते हैं, ठीक है। इसमें कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है? इसमें जितनी भी कोशिकाएं टूटेंगी उतनी ही नई कोशिकाओं का निर्माण होएगा। मान लीजिए अगर आपके शरीर में एक कोशिका टूटती है तो एक ही नई कोशिका उत्पादित होगी, ठीक है। इसमें जो कोशिका का विभाजन होता है वो 5 चरणों में होता है, ठीक। हमारा जो पूरा ये शरीर होता है उसमें कोशिका जो विभाजन होता है, हमारे पूरे शरीर में केवल जनन कोशिकाओं को छोड़ के बाकी संपूर्ण शरीर में हमारी कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार हमारे पूरे शरीर में 99% तक की कायिक कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करती हैं। तो जो यूकैरियोटिक होते हैं, यानी हम लोग और पेड़ पौधे और जीव जंतु, यूकैरियोटिक में जो होते हैं उनमें ये समसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। इसमें किस प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कोशिका विभाजन की ये 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है इंटरफेज, दूसरी होती है प्रोफेज, तीसरी होती है मेटाफेज, चौथी होती है एनाफेज और पांचवी होती है टेलोफेज। तो ये इंटरफेज क्या है? इन जो ये विभाजन की जो प्रक्रिया है उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इंटरफेज की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स का विभाजन होता है। क्रोमोसोम्स क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे केंद्रक का विभाजन नहीं हुआ, केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम पाया गया था उसका विभाजन हो गया, ठीक है। ये प्रक्रिया बहुत धीमे धीमे चलती है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स का विभाजन बहुत धीमे माध्यम से होता है। उसके बाद प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स के बाहर जो केंद्रक होता है, अब ये केंद्रक यहाँ 2 भागों में विभाजित होना प्रारंभ होता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि कोशिका में ये सारे अंग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्रक का विभाजन होना प्रारंभ हो गया। अब केंद्रक का विभाजन हो रहा है कि तो केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स है, केंद्रक के अंदर डीएनए है, आरएनए है। तो जब केंद्रक का विभाजन हो रहा है तो इन सब का भी तो विभाजन हो रहा होगा ना। तो केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स है, केंद्रक के अंदर जो भी अंग है उन सब का विभाजन भी हो रहा होगा ना। उसके बाद मेटाफेज होता है। मेटाफेज में क्या होता है? इसमें एक स्प्लेंडर धागा होता है, जिस स्प्लेंडर फाइबर होता है जिसको तुर्क धागा कहते हैं। या जो कोशिका के अंग होते हैं उनको 2 भागों में यानी बीच से बांध देता है। बीच से बांध कर जिससे इनको अलग इस कोशिका के एक अंग को अलग करने में सुविधा हो। ये कोशिका के एक अंग को काट कर 2 भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो इससे कोशिका में ये तुर्क धागा इसमें कोशिका के जो अंग होते हैं उसको स्प्लेंडर धागे के माध्यम से बांध देता है। और ये मेटाफेज ये बीच की अवस्था होती है। देखिए 2 ऊपर है 2 नीचे है, मेटाफेज यानी बीच की अवस्था। इसमें आपको अध्ययन करने में सुविधा होगी। इसमें कोशिका का जो अध्ययन होएगा उसको करने में सुविधा होगी। उसके बाद में आता है आपका एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? जो कोशिका के अंग जो कि कट चुके हैं, तो जिस पे स्प्लेंडर धागा बन गया था और स्प्लेंडर धागे ने इनको 2 भागों में विभाजित कर दिया है। अब कोशिका के जो अंग होते हैं वो ध्रुव की ओर यानी किनारे किनारे की ओर जाने लगते हैं, किनारे किनारे की ओर जाने लगते हैं। और यहाँ पे स्प्लेंडर धागा कोशिका के अंगों को पूरी तरीके से 2 भागों में विभाजित कर देता है। ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलती है। उसके बाद में आता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है? यहाँ पे आपकी कोशिका पूर्ण रूप से विभाजित होती है। यहाँ पे कोशिका विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है। टेलोफेज ये सबसे अंतिम अवस्था है। अब आपसे इसका प्रोसेस भी पूछ लेते हैं कि इंटरफेज कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था है, मेटाफेज
कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था है और टेलोफेज कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था है। तो इंटरफेज में क्या हुआ, आपका क्रोमोसोम्स का विभाजन हुआ, और उसके बाद में प्रोफेज में क्या हुआ, केंद्रक का विभाजन हुआ, और उसके बाद में मेटाफेज में क्या हुआ, स्प्लेंडर धागे ने कोशिका के अंगों को धागे के माध्यम से बांध दिया। एनाफ्लेज में क्या हुआ कि कोशिका जो स्प्लेंडर धागे ने बांधा था उस कोशिका के अंगों को अलग अलग कर दिया, और अलग अलग करके कोशिका के अंग जो थे आधे इधर आधे इधर, यानी आधे उधर ध्रुव की ओर और आधे इधर ध्रुव की ओर चले हो गए, जिससे जैसे बीच में कोशिका के अंग जब आपस में कट गए, ऐसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे ये कोशिका का अंग है, इसको जब स्प्लेंडर धागे ने यहाँ बीच में बांधा तो कोशिका के आधे अंग इधर की ओर और आधे अंग इधर की ओर हो गए, यानी इसमें भी कोशिका के आधे अंग हो गए और इसमें भी कोशिका के आधे अंग हो गए। स्प्लेंडर धागे ने इसको बीच से बांध दिया, तो जब ये बीच से विभाजित होता है, कटता है, तो कोशिका के आधे अंग इधर चले जाएंगे, आधे अंग इधर चले जाएंगे, तो इससे एक नई कोशिका, इधर एक नई कोशिका और इधर एक नई कोशिका उत्पन्न हो जाएगी। तो ये हो गया आपका समसूत्री कोशिका विभाजन जो हम लोग में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में समझते हैं असमसूत्री कोशिका विभाजन। ये जो असमसूत्री कोशिका विभाजन है ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो वायरस होते हैं बहुत जल्दी से अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। ये तो आप सब लोगों को पता होगा, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं, वो अपनी संख्या में बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं। इसका कारण क्या होता है कि इनमें असमसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन में क्या हुआ था कि एक कोशिका, जितनी कोशिकाएं टूटेंगी उतनी ही नई कोशिकाएं उत्पन्न होंगी, जबकि असमसूत्री कोशिका विभाजन में क्या हो गया कि इसमें एक कोशिका आगे चल के बहुत आसानी से दो संख्याओं में विभाजित हो गई। ठीक है, तो ये आपके प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। उसके बाद हमारा जो संपूर्ण शरीर होता है, मैंने आपको बताया था कि जनन कोशिकाओं को छोड़कर हमारे संपूर्ण शरीर में कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कायिक कोशिकाएं शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, शरीर के ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए, इन सब के लिए ये कोशिकाएं बहुत ही जिम्मेदार होती हैं, आवश्यक होती हैं। ठीक है, उसके बाद समझते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। आई होप आप लोग अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, मैंने आपको जब क्रोमोसोम्स बताया था तो उसमें मैंने ये बताया था कि क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है और वो 23-23 के जोड़े में होते हैं। ठीक है, तो ये संपूर्ण शरीर में 23-23 के जोड़े में नहीं होते हैं। जब ये कायिक कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन होता है उसमें 44+2 के आधार पे, यानी इस तरीके से कोशिका का विभाजन होता है, तो ये 46 मिलकर कोशिका का विभाजन करते हैं। लेकिन जब अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन होता है तो ये किस में होते हैं, ये पुरुष के स्पर्म में, ये जो जनन अंग होते हैं, यानी कि जनन अंग जो पुरुष के स्पर्म में और स्त्री के ओवम में जो कोशिका विभाजन होता है वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। यानी कि अर्धसूत्री का अर्थ ये समझ लीजिए कि 46 का आधा। ठीक है, तो ये कैसे होता है, देखिए पुरुष के हमने बताया था कि 44 ऑटोसोम हुआ, 2 ऑलोसोम हुआ। स्त्री में बताया था 44 ऑटोसोम हुआ, 2 ऑलोसोम हुआ। तो हमने आपको ये बताया था कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन है, तो इसमें आधे आधे लिए जाएंगे। आधे आधे किस प्रकार से, जैसे 44 से 22 ले लिया, इधर 2 से 1 ले लिया, इधर 44 ऑटोसोम ले लिया और 2 में से 1 ऑलोसोम ले लिया। तो इस हिसाब से इनको जब जोड़ा तो ये कितना होगा, 23। इधर से जब आपने लिया, ये जो है ये आपका ऑटोसोम था, ये ऑलोसोम था। इधर से अगर पुरुष में हमने बताया था कि दोनों ही एक्स होते हैं। ठीक है, और पुरुष में हमने आपको बताया कि एक्स और वाई होते हैं, और स्त्री में हमने बताया था कि दोनों ही एक्स होते हैं। जब कभी प्रेगनेंसी कंसीव होती है और जब बच्चे के लिंग निर्धारण की बात होती है, तो जब पुरुष का कभी भी एक्स आ जाता है, ठीक है, स्त्री के एक्स से पुरुष का एक्स मिल जाता है, तो मैंने बताया था कि बेटी होती है। और जब कभी स्त्री के एक्स से पुरुष का वाई मिल जाता है तो बेटा हो जाता है। तो लिंग का निर्धारण किससे, ये जो दो होते हैं आपके ऑलोसोम, इनके आधार पे आपके बच्चे के लिंग का निर्धारण होएगा। अगर एक्स वाई है, पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है, तो अगर एक्स आ गया, स्त्री के एक्स से एक्स मिल गया तो बेटी हो जाएगी, अगर वाई आ गया तो बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे के लिंग का निर्धारण पुरुष के आधार पर होता है। ठीक है, उसके बाद से ये 22 + 1 मिला लीजिए तो कितना हो गया, 23। तो इस प्रकार से 46 में आधे आ गए, इसलिए ये जो कोशिका विभाजन कहा गया ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहा गया। ठीक है, 23 थे, 46 था, 46 का आधा लिया गया, इसीलिए जो ये कोशिका विभाजन कहा गया इसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहा गया। ठीक है, अभी फिर मैंने वही बात बताई थी कि अभी तक ये क्रोमोसोम्स क्यों 45 हो जाते हैं, क्यों 47 हो जाते हैं, इसका ठोस कारण, यहाँ पे 46 नहीं 47
46 तो नॉर्मल हो गया ना। तो कभी भी जब ये क्रोमोसोम्स 45 हो जाते हैं या 47 हो जाते हैं, इसका कोई ठोस कारण नहीं पता होने के कारण इस प्रक्रिया को हमने म्यूटेशन कहा, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है। 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से होता है। एक होता है समसूत्री कोशिका, एक होता है असमसूत्री कोशिका, एक होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे में यानी यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ये असमसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है ये आपके प्रोकैरियोटिक यानी जीव जंतु, नीलहरित शैवाल में पाया जाता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है या जो स्त्री पुरुष के जनन अंग होते हैं उसमें पाया जाता है, उसमें पाया जाता है। इस आधार पे ये तीनों जो कोशिका विभाजन होते हैं इस 3 माध्यम से कोशिकाओं का विभाजन होता है, ठीक है। तो आपने ये कोशिका विभाजन अच्छे से समझ लिया। कोशिका विभाजन कितने चरणों में होता है। यह आपका कोशिका विभाजन 5 चरणों में होता है। एक होता है इंटरफेस, दूसरा होता है प्रोफेस, तीसरा मेटाफेस, चौथा होता है एनाफेस, पांचवा होता है टेलोफेस। और यहाँ पे यहाँ पे कोशिका विभाजन को किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि समसूत्री कोशिका विभाजन को इतने सारे चरणों से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ असमसूत्री कोशिका विभाजन को किसी भी चरण से गुजरना नहीं पड़ता है। बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केंद्रक से में जो कोशिका का विभाजन हुआ, यहाँ पे कोशिका ऐसी बड़ी हुई, उसके बाद थोड़ा पतली हुई और 2 भागों में टूटकर विभाजित हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कोशिका विभाजन बहुत ही सरल होता है और ये कोशिका विभाजन थोड़ा सा जटिल होता है। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये आधे क्रोमोसोम्स लिए जाते हैं। यहाँ पे कोशिका विभाजन अर्धसूत्री होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स में आधे 23 जोड़े में लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ इसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहा गया, ठीक है। और उस दिन मैंने आप लोग को उस दिन मैंने ये लीजिए, उस दिन मैंने आप लोग को जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बताया था ना, तो वो मेरे नोट्स में लिखा हुआ था लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने इस पेज पे ऐसे लिख लिया है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि किसमें क्या कौन से अंग पाए जाते हैं। मैंने आपको उस दिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के विषय में तो बता दिया था और ये भी बताया था कि किसमें क्या पाया जाता है, लेकिन वो बहुत इजी वे में आप नहीं समझ पाएंगे, तो मैंने इसलिए इस तरीके से ये बना दिया है। देखिए ये जो बीच के पार्ट में है तो यानी कि ये पादप कोशिका में पाए जा रहे हैं, जंतु कोशिका में पाए जा रहे हैं, दोनों में पाए जा रहे हैं। और जो ये इधर है ये केवल पादप कोशिका में और जो इधर है वो केवल जंतु कोशिका में। तो मैंने आपको उस दिन क्या बताया था, कोशिका भित्ति के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने कोशिका भित्ति के बारे में आपको ये बताया था कि ये केवल पौधों में पाई जाती है और इसमें कोशिका के सभी अंग सुरक्षित रहते हैं, तो ये केवल पादप कोशिका में है, ठीक है। उसके बाद कोशिका भित्ति के बाद में आपको मैंने कोशिका कला के बारे में बताया था। कोशिका कला के बारे में मैंने ये बताया था कि ये जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है, तो दोनों में पाई जाती है इसलिए इसको मैंने बीच में लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था कि ये कोशिका का ऊर्जा ग्रह होता है, ठीक है। ये ऊर्जा की उत्पत्ति करता है, तो ऊर्जा की आवश्यकता तो दोनों को होगी ना, तो ये भी दोनों में ही पाए जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था गोल्जी काय के बारे में। तो गोल्जी काय का कार्य क्या था, वो यह परिवहन का कार्य कर रहा था। जहाँ प्रोटीन की आवश्यकता थी वहाँ प्रोटीन ले जा रहा था, जहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता थी वहाँ ऊर्जा ले जा रहा था, ठीक है। ऊर्जा का परिवहन कर रहा था। तो इसलिए गोल्जी जब ऊर्जा बनेगी और उसका परिवहन की आवश्यकता तो पादप में भी होगी, जंतु में भी होगी, अतः ये भी दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम्स का मैंने क्या बताया था कि प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री है या प्रोटीन की उत्पत्ति करती है, ठीक है, राइबोसोम्स। तो प्रोटीन की ज़रूरत तो पादप में भी होगी बढ़ने के लिए और जंतु में भी होगी, इसीलिए ये भी दोनों में ही पाए जाएंगे। जब आपका राइबोसोम्स है तो जाहिर सी बात है कि अंतःप्रवृद्धि जालिका भी होएगा, क्योंकि अंतःप्रवृद्धि जालिका के एक हिस्सा चिकना होता है जो वसा का निर्माण करता है, दूसरा हिस्सा खुरदरा होता है जो प्रोटीन का निर्माण होता है। यही जो खुरदरा हिस्से में जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं यही आपके राइबोसोम्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कोशिका भित्ति को कोशिका कला के साथ पढ़िएगा, ठीक है। तो कोशिका भित्ति हो गए जो केवल पादप में पाएगी, कोशिका कला होगी जो कि दोनों में पाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने कहा था गोल्जी काय के साथ पढ़िएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करेगा और गोल्जी काय परिवहन का कार्य करेगा। राइबोसोम्स को मैंने कहा था अंतःप्रवृद्धि जालिका के साथ पढ़िएगा। राइबोसोम्स क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा, अंतःप्रवृद्धि जालिका उसके परिवहन का कार्य करेगा, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था कि केंद्रक मैंने कहा था कि इसको अलग मतलब एकदम सेपरेट पढ़िएगा, क्योंकि केंद्रक जो तो दोनों में भी पाया जाएगा, क्योंकि इसी केंद्रक में क्रोमोसोम्स और DNA RNA होते हैं, तो केंद्रक तो इसमें भी पाया जाएगा और इसमें भी पाया जाएगा। और हाँ जीवद्रव्य, मुझे लगा मैंने लिखना भूल गई, तो जीवद्रव्य भी कोशिका के
जीवन की इकाई है तो ये जीवन की इकाई है, इसी से कोशिका जीवित रहती है, तो ये पादप में भी पाया जाएगा, जंतु में पाया जाएगा। सेंट्रोसोम, कोशिका में विभाजन की आवश्यकता है तो पादप में भी होती है, जंतु में होती है, इसलिए सेंट्रोसोम दोनों में पाए जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था लवक। लवक में आपको बताया था मैंने क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मैंने बताया था कि ये भोजन का निर्माण करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बताया था कि भोजन का संग्रह करते हैं, और क्रोमोप्लास्ट का बताया था कि ये भोजन को रंग प्रदान करते हैं। तो ये तीनों जो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट है, तो ये तो इसी के अंतर्गत आ गए, तो ये भी केवल पादप कोशिका में ही पाए जाएंगे लवक। और मैंने आपको यहाँ पर बताया था सिलिया और फेजिला, ये मैंने बताया था कि ये मनुष्य के स्पर्म में पाए जाते हैं, ये गति प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है, पोषक पदार्थों को चूस लेते हैं और गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो सिलिया और फेजिला केवल जंतु कोशिका में पाई जाएगी। और लाइसोसोम का मैंने बताया था कि ये जल अपघटक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, ये कोशिका के जो अंग सही से कार्य नहीं करते हैं उनको जलाकर नष्ट कर देते हैं, तो ये जो लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाएगा। तो आप इससे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कोशिका भित्ति और लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाएंगे। कोशिका भित्ति कोशिका की सुरक्षा प्रदान करेगी, कोशिका के सभी अंग सुरक्षित रहेंगे, और लवक जो पेड़ पौधे में पाया जाता है, मैंने अभी पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। और जंतु कोशिका में मैंने आपको बताया कि जो है लाइसोसोम्स पाया जाएगा और सिलिया और फेजिला पाई जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपका जीव द्रव्य हो गया, कोशिका कला हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी काय हो गया, राइबोसोम्स हो गया, अंडा प्रवृद्धि जालिका हो गया, केंद्रक हो गया, सेंट्रोसोम्स हो गया, ये आपके दोनों में ही पाए जाएंगे। तो आप इस तरीके से बना लेंगे। मेरा बहुत खास अच्छा नहीं बना, मैंने बहुत जल्दी में बनाया है अभी, तो मेरा क्योंकि फेयर पे लिखा हुआ था तो वो अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो मैंने इसलिए आप लोग के लिए अभी नया बना दिया। तो मैंने बहुत अच्छे से नहीं बनाया है, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से बना सकते हैं और बार बार देखेंगे ना तो बहुत ईजिली ये आपको याद भी हो जाएगा। उसके बाद यूकैरियोटिक में तो हो गया, मैंने बताया था यूकैरियोटिक में कोशिका में बहुत से अंग होते हैं जो बहुत सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इसलिए समसूत्री विभाजन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। प्रोकैरियोटिक जो नील हरित शैवाल और सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, तो उसमें उनकी कोशिकाओं में केवल इतने ही अंग पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, केंद्रक होता है लेकिन बिना लिफाफे का होता है, उसमें लिफाफा नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जीव द्रव्य होता है, क्योंकि जीव द्रव्य तो कोशिका के जीवन की इकाई है, जीव द्रव्य नहीं होगी तो कोशिका का जीवन ही नहीं होगा, इसलिए इसमें जीव द्रव्य होता है। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति इसलिए होती है क्योंकि नील हरित शैवाल ये जो है ये पौधों से रिलेटेड होते हैं, अतः इसमें कोशिका भित्ति भी होती है। प्रकाश संश्लेषण होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही ये अपना जो है अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें सिलिया और फेजिला में सिलिया तो नहीं होती, लेकिन इसमें फेजिला बाल जो बड़े बाल वाली संरचना होती है वो इसमें पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें राइबोसोम्स होता है। जैसे यूकैरियोटिक में प्रोटीन की आवश्यकता होगी, वैसे ही इसमें इनकी भी वृद्धि और विकास के लिए वो प्रोटीन की आवश्यकता होगी, अतः इसमें राइबोसोम्स भी होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कोशिका झिल्ली होगी। अब यहाँ पे कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है, ये तो यहाँ पे इसमें इन दोनों में पाई जाती है, तो यहाँ पे कोशिका झिल्ली का क्या कार्य, यहाँ पे कोशिका झिल्ली जो है ये इनके जो प्रोकैरियोटिक होते हैं यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको ऊर्जा प्रदान करने का क्या कार्य करता है, क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है, क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता ना, इसमें अब देखिए इसमें कितने अंग नहीं हैं, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ना इसमें अंतःप्रवृद्धि जालिका है, ठीक है, ना इसमें राइबोसोम्स है। राइबोसोम इसमें राइबोसोम होगा वो 70 एस एग्निफिशिएंट का राइबोसोम्स इसमें पाया जाएगा, जबकि जीव जंतु में 80 एस एग्निफिशिएंट का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नहीं है, इसमें केंद्रक है लेकिन बिना लिफाफे का। अब इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें नहीं है, अंतःप्रवृद्धि जालिका भी इसमें नहीं है, इसमें लाइसोसोम भी नहीं है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे अंग हैं जो इसमें नहीं है। तो यानी कि इसमें अंग इतने कम होते हैं कि इनका निर्माण बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है, जिस कारण से वायरस जो है बहुत जल्दी वृद्धि कर लेते हैं। और यूकैरियोटिक में वायरस अपनी संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, ये भी चाहिए, तो इस वजह से यूकैरियोटिक में जो प्रक्रिया होती है वो धीमी होती है, और प्रोकैरियोटिक में जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी तीव्रता के साथ, तेज़ी के साथ होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आई होप कि यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक में कौन से अंग होते हैं, प्रोकैरियोटिक में कौन से अंग होते हैं, पादप कोशिका में कौन से अंग होते हैं, जंतु कोशिका में कौन से अंग होते हैं। इसको आप सेपरेटली अच्छे से लिख भी सकते हैं इसी तरीके से, तो वो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने इस समय आपको बताया
मैंने आपको बताया कोशिका विभाजन के बारे में। समसूत्री विभाजन जो जीव जंतुओं मनुष्यों में पाया जाता है, जो ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। ये 5 चरणों में ये समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसमें